भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मंच पर विराजमान आदरणीय इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक और पूर्व में कैबिनेट मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी, मंच पर विराजमान सम्माननीय मेरे बड़े भाई जीतू जराती जी, मंच पर विराजमान सम्माननीय जिलाध्यक्ष जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ पदाधिकारीगण, मंडल अध्यक्ष जी और सबसे महत्वपूर्ण इस पंडाल में उपस्थित सभी वरिष्ठ ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता, सभी मेरी माताओं बहनों को मेरा चरण वंदन और छोटों को बहुत बहुत प्यार। साथियों, इससे पहले कि मैं एक शब्द भी आगे बोलूं, एक बात स्वीकार कर लूं कि मैं आज यहाँ किसी निगम के अध्यक्ष बनकर नहीं आया। आज मैं यहाँ कोई भाषण देने भी नहीं आया हूं। आज मैं यहाँ वही बनकर आया हूं जो मैं जीवन भर बना रहना चाहता हूं और अंतिम सांस तक बना रहना चाहता हूं, और वह है भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता। वह कार्यकर्ता जो पार्टी के झंडे उठाता है, बैठक कराने वाला कार्यकर्ता, पर्चे बांटने वाला कार्यकर्ता। और मैं गवाह हूं इस बात का कि इस पार्टी ने दरी बिछाने वाले हाथ को भी नियति गढ़ने का अवसर मिलता है, क्योंकि यह वह पार्टी है, ना यह परिवार से चलती है बल्कि यह परिश्रम से चलती है। यहाँ वंश नहीं चलता, यहाँ विचार चलता है, और यहाँ सिफारिश नहीं चलती, यहाँ समर्पण चलता है। भाइयों, यहाँ समर्पण चलता है। साथियों, आज इस धरती पर, इस मऊ में जहां पर मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, यह मालवा क्षेत्र है, जहां की माटी में लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की पुण्य भुला हुआ है, जिन्होंने 300 वर्ष पहले सिखाया था कि सत्ता सेवा का दूसरा नाम है। यह इंदौर है, इंदौर क्षेत्र कहलाता है। अभी माननीय ललवानी जी भी यहाँ से गए हैं, जिसने स्वच्छता में देश को सिरमौर बनाकर बताया कि जन भागीदारी क्या होती है, और इंदौर हमेशा स्वच्छता में प्रथम स्थान पे रह रहा है, तो वो जन भागीदारी के कारण रह रहा है भाइयों। और ये महू बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि, जिस धरती पर भारत को, संविधान को शिल्पी दिया, आज उसी धरती पर हम उस महापुरुष का स्मरण कर रहे हैं जिन्होंने उस संविधान की अखंडता के लिए प्राणों की आहुति दे दी। वह थे हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। एक ने संविधान रचा और दूसरे ने संविधान के लिए अपना बलिदान दिया। तो ये उन दोनों महापुरुषों को ये क्षेत्र, ये धरती जोड़ती है भाइयों, जहां आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। यह सिर्फ एक सहयोग नहीं है, यह नियति का संकेत है कि एक ने संविधान लिखा और दूसरे ने संविधान को कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक करने के लिए बलिदान दिया। बाबा साहेब ने कलम उठाई, मुखर्जी जी ने कफन बांधा, और दोनों का लक्ष्य एक अखंड, समरस और श्रेष्ठ भारत। आज एक ही धरती दो महापुरुषों की साक्षी बन रही है, तो वही यह पावन भूमि मऊ है। साथियों, भाइयों, कल 6 जुलाई है, उनकी 125वीं जयंती, 125 वर्ष। और मैं दावे से कह सकता हूं कि 125 वर्ष बाद भी उनका व्यक्तित्व इतना ही जीवित रहेगा जितना कि आज इस पंडाल की हर धरखंड में गूंज रहा है। मुझसे पूर्व उषा दीदी ने भी काफी कुछ कहा। मोगे जी तो उस समय से इस पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं जब मेरा शायद जन्म भी नहीं हुआ था। जनसंघ के समय से उन्होंने इस पार्टी को सींचा है,
और आप सबके समक्ष उन्होंने कई ऐसी बातें रखी जो मुझे भी नहीं पता थी, और वो इस तरह से बातें रख रहे थे जैसे सब उनके समक्ष घटित हुआ, क्योंकि उन्होंने इस पार्टी को जिया है, इस देश को जिया है और पूरे समर्पण भाव से इस राष्ट्र के लिए और इस पार्टी के लिए काम किया है भाइयों। तो उन्होंने, मेरा सौभाग्य मैं मानता हूं कि आज उन्हें सुनने का इस साधारण से कार्यकर्ता को उस अवसर मिला, उसके लिए वो यहाँ से चले गए, पर मैं उनको धन्यवाद देता हूं और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज उन्हें सुनने का मुझे इस अवसर मिला। साथियों, तो कहानी शुरू होती है 6 जुलाई 1901 से, क्योंकि उसके पहले की 1857 से लेकर अभी तक की कई बातें मोगे जी आपको बता चुके हैं। 1857 के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि जीतू भैया जानते हैं जब जब मैंने कुछ बोला है तो उसका अर्थ कुछ और ही निकाला गया है। तो कहानी जहां से शुरू होती है, क्योंकि हम आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी पर मुझे बोलने के लिए बोला गया है, तो कहानी शुरू होती है 6 जुलाई 1901 से। कलकत्ता का एक विद्वान घराना एक बालक का जन्म लेता है। उस घराने में पिता सर आशुतोष मुखर्जी, जिन्हें पूरा बंगाल का बाल कहकर पुकारता था, शिक्षा के क्षेत्र में शेर, और उनका बेटा ऐसा निकला कि बाघ का बच्चा बाघ ही नहीं बल्कि सिंह ही निकला। कितनी प्रतिभाएं थी सुनिए जरा। 24 वर्ष की आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय की सीनेट के सदस्य बने, फिर बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड गए, और मात्र 33 वर्ष की आयु में, जिस उम्र में आज का हमारा नौजवान कैरियर की पहली सीढ़ी पकड़ने के लिए दौड़ता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के उस उम्र में कुलपति बन गए थे भाइयों। भारत के इतिहास के सबसे युवा कुलपति वो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस उम्र में बन चुके थे। और कुलपति बनकर उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के जमाने में जब अंग्रेजी बोलना ही सभ्यता मानी जाती थी, उन्होंने विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पहली बार मातृभाषा का मंच दिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार बंगला में दीक्षांत भाषण दिया, वह मुखर्जी जी के आग्रह पर ही दिया था भाइयों। सोचिए, जो व्यक्ति गुलामी के दौर में मातृभाषा का स्वाभिमान जगा रहा था, आज उसी परंपरा में मोदी जी नई शिक्षा नीति लाकर बच्चों को मातृभाषा में इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई करा रहे हैं। बीज तब बोया गया था और वृक्ष आज यहाँ पर लगा हुआ है भाई। साथियों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के लिए पद उनके लिए सिंहासन नहीं था, बल्कि पद उनके लिए साधना था। ज्ञान उनके लिए अलंकार नहीं अस्त्र था, और राष्ट्र उनके लिए नारा नहीं आराध्य था। वे चाहते तो जीवन भर विश्वविद्यालय की शांति में रहकर, डिग्रियों की माला पहनकर, सम्मानों के तकिए पर सर रखकर आराम से सो सकते थे, लेकिन नहीं। जब 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा, लाखों लोग भूख से तड़प रहे थे और अंग्रेज सरकार आंखें मूंदी थी, तब वही विद्वान सड़कों पर उतरा, राहत समितियां बनाई, लंगर चलवाए, अन्न पहुंचाया। साथियों, ये याद रखिए कि उन्होंने लंगर चलवाए, अन्न बंटवाया, भूखों को अन्न पहुंचाया। यह मुखर्जी जी के जीवन का पहला जन कल्याणी कार्य था। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इससे मैं कैसे जुड़ा हूं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और फिर आया 1946-47 का भयानक दौर, विभाजन की आग, डायरेक्ट एक्शन डे, कलकत्ता और नोआखाली में की गलियों में बहता हिंदुओं का खून। और तब इस पुरुष ने वह काम किया जिसके लिए हर बंगाली, बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि हर भारतीय युगों युगों तक उनकी ऋणी रहेगा। जिन्ना पूरा बंगाल पाकिस्तान ले जाना चाहते थे, पूरा बंगाल, कलकत्ता समेत। और उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चट्टान बनकर अड़ गए। कहा बंगाल का विभाजन होगा तो हिंदू बहुल पश्चिम बंगाल भारत में ही रहेगा। वह लड़े, अड़े और जीते भी साथियों। इसलिए साथियों, आज अगर
कोलकाता भारत में है, अगर पश्चिम बंगाल तिरंगे के नीचे है तो कहिए इसका कारण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। जी हाँ, इतिहास ने ठीक कहा है, जिन्ना ने भारत को तोड़ा, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल बचा लिया। वे केवल जनसंघ के संस्थापक नहीं, बल्कि वे पश्चिम बंगाल के निर्माता भी रहे। अब साथियों प्रसंग सुनिए जो मुझसे काफी जुड़ा है, मेरे निकट रहा है, और थोड़ी देर में आप समझेंगे क्यों। देश आजाद हुआ, पहली सरकार बनी, और गांधी जी तथा सरदार पटेल जी के आग्रह पर पंडित नेहरू जी ने मुखर्जी जी को मंत्रिमंडल में लिया। देश का पहला उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बनाया गया उन्हें, विरोधी विचारधारा के होते हुए भी, क्योंकि योग्यता ही ऐसी थी कि विरोधी होकर भी सरकार ने उन्हें सरकार में लिया। और मंत्री बनकर उन्होंने क्या किया, भविष्य के भारत की नींव रखी। आज जिस भारत में हम खड़े हैं, अगर सच पूछा जाए तो उन्होंने, जब उन्हें मंत्री पद मिला तो जो नींव उन्होंने रखी थी, आज जो भारत है वो कहीं ना कहीं उनके उन 32 महीनों की मेहनत थी कि आज हम जिस भारत में हैं वो भारत श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की देन है। और उस समय उन 32 महीनों में जो उन्होंने कार्य किए, संक्षिप्त में अगर मैं बताऊं, जो चित्तरंजन में रेल इंजन कारखाना भारत का पहला रेल कारखाना था। उस समय जब भारत में सुई भी नहीं बनती थी, लेकिन उस समय सारी चीजें विदेशों से आयात होती थी, उस समय उन्होंने पहला जो निर्णय लिया वो रेल इंजन कारखाना का लिया। सिंदरी में खाद कारखाना, ताकि किसानों के खेत लहलाए, क्योंकि उन्होंने बंगाल में अकाल देखा था, भुखमरी देखी थी। तो उन्होंने दूसरा जो निर्णय लिया वो सिंदरी में खाद कारखाने का लिया, ताकि हमारे भारत के किसानों के खेत लहलाए और अनाज की पूर्ति हो सके। बेंगलोर में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट का विस्तार, ताकि भारत आसमान को छुए। और आज आप देखते होंगे कि भारत में हर वो काम हो रहा है, हर वो चीज बन रही है कि सिर्फ अपने भारत के लिए ही नहीं, बल्कि हम विदेशों में भी यहां से सप्लाई कर रहे हैं। टूटे बिखरे घायल नए भारत को इस व्यक्ति ने उत्पादन का मंत्र दिया। और आज हमें मेक इन इंडिया कहते हैं, उसका पहला अध्याय 1947 से 1950 के बीच में उन 32 महीनों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने रखा था। भाई साथियों, अब एक क्षण और रुकिए, उनके विभाग का नाम फिर से सुनिए, उद्योग एवं आपूर्ति। आपूर्ति यानी कि सप्लाई। उद्योग के बारे में तो मैंने आपको बताया, जो जो उद्योग वो लेकर आए, और साथ में सिविल सप्लाई। इस देश में अन्य और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति व्यवस्था की नींव रखने वाले पहले मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और आज की नियति का खेल देखिए, 75 वर्ष बाद उसी आपूर्ति क्षेत्र में मध्य प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम में सेवा का दायित्व आपके समक्ष खड़े इस साधारण से कार्यकर्ता के कंधों पर है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जब मैं उपार्जन केंद्रों पर किसानों का गेहूं की तुलाई देखता हूं, जब गोदाम में रखे अन्न के पहाड़ देखता हूं, जब किसी गरीब माँ के हाथ में राशन का थैला देखता हूं, तो मुझे कागज नहीं दिखाई देते, आंकड़े नहीं दिखाई देते। मुझे 1943 के बंगाल में भूखों को अन्न बांटते हुए हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी कुलपति जी दिखाई देते हैं। और लगता है कि मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के अधूरे यज्ञ को आगे बढ़ा रहा हूँ भाइयों। क्योंकि ये बीड़ा उस समय उन्होंने उठाया था, और आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जन जन तक 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचाया जा रहा है। तो इसकी नींव कहीं ना कहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने रखी थी। लेकिन कहानी में मोड़ आया 1950 में। पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं पर कहर टूट रहा था, गांव के गांव उजड़ रहे थे, बहन बेटियों की चीखें
सीमा पार से आ रही थी, लाखों शरणार्थी खुले आसमान के नीचे पड़े थे, और दिल्ली में क्या नेहरू लियाकत समझौता, कागज का आश्वासन, और जमीन पर अत्याचार पे अत्याचार। मंत्रिमंडल की बैठक में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने आवाज उठाई, पर उनकी आवाज सुनी नहीं गई। और तब 8 अप्रैल 1950 को उन्होंने वह कर दिया जो भारतीय राजनीति में आज तक मिसाल माना जाता है। उन्होंने त्याग पत्र दिया, कैबिनेट मंत्री का पद, गाड़ी, बंगला, प्रतिष्ठा, सत्ता का शिखर, सब कुछ एक झटके में छोड़ दिया। किसके लिए? उन शरणार्थियों के लिए जिनसे उनका कोई निजी रिश्ता भी नहीं था, बस राष्ट्र का रिश्ता था। सोचिए साथियों, लोग कुर्सी के लिए आत्मा बेच देते हैं, और ये हमारे महापुरुष ने आत्मा की बात सुनी और कुर्सी को त्याग दिया। यही अंतर है। राजनीति भाइयों 2 प्रकार की होती है, एक जो पद से चलती है और एक जो प्रण से चलती है। और उस दिन भारत की राजनीति में प्रण की राजनीति का जन्म हुआ, जिसका आज का नाम भारतीय जनता पार्टी है। फिर 21 अक्टूबर 1991 दिल्ली में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक दीप जलाया, भारतीय जनसंघ। ना पैसा था, ना सत्ता, ना मीडिया, ना साधन। पहले चुनाव में केवल 3 सांसद, 3 लोग हंसते थे, लोग मजाक उड़ाते थे। उस दिन किसने सोचा था कि ये 3 सांसदों वाला दीपक एक दिन सूर्य बन के चमकेगा? और आज वही संगठन विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार है, करोड़ों कार्यकर्ता, दर्जनों राज्य, और लगातार तीसरी बार केंद्र में पूर्ण जनादेश। और उस सूर्य की एक एक किरण आज इस पंडाल में बैठी है। हाँ साथियों, वह किरण आप सभी कार्यकर्ता हैं। और उस अध्याय पर आता हूं जिसे सुनते ही हम सबको सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं या हमारा गला भर आता है। देश आजाद हो चुका था, लेकिन एक ऐसा राज्य भी था जहां आजाद भारत का अपना नागरिक बिना अनुमति, बिना परमिट प्रवेश नहीं कर सकता था। अपने ही देश में, अपनी ही धरती पर जम्मू कश्मीर के लिए अलग संविधान था, अलग झंडा था। भारत का राष्ट्रपति वहां का राष्ट्राध्यक्ष नहीं, तिरंगा वहां का सर्वोच्च ध्वज नहीं। जम्मू की जनता प्रजा परिषद के झंडे तले सड़कों पर थी, गोलियां खा रही थी, और दिल्ली मौन थी साथियों। तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने संसद से सड़क तक वह उद्घोष किया जो इतिहास का पत्थर पर सदा के लिए खुद गया। एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। ये हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा था और पत्थर की लकीर बनाया, जो कि आज वो सपना साकार हुआ तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। जो उस समय सोच उन्होंने कही थी वह आज पूरी हुई साथियों। और वो केवल बोले ही नहीं थे, क्योंकि बोलने वाले तो बहुत होते हैं और करने वाले बिरले ही होते हैं। मई 1953 में दिल्ली के एक रेलगाड़ी चली, उसमें बैठे थे 52 वर्ष की ओर बढ़ रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, और उनके साथ एक 28 वर्षीय दुबला पतला नौजवान पत्रकार जो उनकी यात्रा का समाचार भेज रहा था। और वह नौजवान कौन था? वह नौजवान थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। जी हाँ, नियति देखिए, बलिदानी की अंतिम यात्रा का साक्षी वह युवक था जो आगे चलकर उसी विचारधारा परिवार का इस देश का प्रधानमंत्री बना। पंजाब की सीमा पर विदा के उस क्षण में डॉक्टर मुखर्जी जी ने अटल जी से जो अंतिम बात कही, उसका आशय था, जाओ देश को बता दो
कि मैं बिना परमिट कश्मीर में प्रवेश कर गया हूं, और उनका देश के नाम ये अंतिम संदेश था। 11 मई 1953 जम्मू कश्मीर की सीमा पर पार करते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। श्रीनगर में उन्हें नजरबंद किया गया। एक छोटी सी कोठरी, बिगड़ती सेहत, न समुचित इलाज मिला, न अपनों को वहां पहुंचने दिया गया। 40 दिन से अधिक वह वहां पर कैद रहे, और फिर वो मनहूस घड़ी आई। तारीख थी 23 जून 1953। भारत माता का वह महान सपूत, विद्वान, बैरिस्टर, कुलपति, मंत्री, संगठक मात्र 51 वर्ष की आयु में रहस्यमयी परिस्थितियों में हिरासत में ही बलिदान हो गए। न गिरफ्तारी का उचित आधार बताया गया, न बीमारी में परिवार के पास आने दिया गया, और न ही मृत्यु के बाद कोई जांच हुई। उनकी वृद्ध मां जोगा माया देवी ने उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी को पत्र लिखा, कहा मेरा बेटा आपकी हिरासत में था, जांच कराइए। पर उत्तर मिला, जांच की आवश्यकता नहीं है। एक मां ने अपने बेटे की मौत का हिसाब मांगती रही और फाइलें बंद रही। वह जांच आज तक नहीं हुई साथियों, वह जांच आज तक नहीं हुई। लेकिन याद रखिए साथियों, बलिदान की जांच फाइलों से नहीं होती है। बलिदान की जांच इतिहास की अदालत में होती है, और इतिहास की उस अदालत में अपना फैसला सुना दिया। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि जब वो फैसला आया तो इस छोटे से कार्यकर्ता को उस फैसले का साक्षी बनने का सुअवसर मिला। जी हाँ साथियों, 5 अगस्त 2019 को जब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आदरणीय श्री अमित शाह जी ने हमेशा हमेशा के लिए धारा 370 का नामो निशान मिटा दिया। जी हाँ साथियों, जो सपना श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने देखा, जिसकी कसम खाकर अटल जी और अडवाणी जी ने, उनकी सारी पीढ़ी ने पसीना बहाया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिसे एकात्म मानववाद का दर्शन दिया, उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। 5 अगस्त 2019 संसद का वह ऐतिहासिक दिन, अनुच्छेद धारा 370 समाप्त, धारा 35 से समाप्त। अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक विधान, एक निशान और एक प्रधान का सपना सच हुआ था भाइयों, सपना सच हुआ था। 66 वर्ष लगे साथियों, 66 वर्ष, लेकिन बलिदानी को दिया गया वचन पूरा होगा। उस दिन श्रीनगर की उस कोठरी की आत्मा को शांति मिली होगी, और उस मां जोग माया को न्याय मिला होगा। और परिणाम देखिए, आज कश्मीर घाटी में एक पत्थर नहीं। पर्यटक चलते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में सैलानी डल झील किनारे घूमते हैं। बंद पड़े सिनेमा घर खुल गए हैं। 3 दशक बाद घाटी में लोकतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा है। पंचायत से लेकर विधानसभा तक चुनाव हो रहे हैं, और सबसे बड़ा चमत्कार, चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बना, एफिल टावर से भी ऊंचा, और उस पर दौड़ती वंदे भारत जो कन्याकुमारी के संकल्प को कश्मीर की वादियों तक जोड़ती है। यह एक नया कश्मीर है, यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का कश्मीर है। साथियों, एक का यह मंत्र यही नहीं रुका, यह मंत्र आगे भी बढ़ा। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। मुखर्जी जी ने देश के पहले आपूर्ति मंत्री थे, और मोदी जी ने आपूर्ति को आधार दिया।
आज मजदूर इंदौर में हो या इंद्रप्रस्थ में, बुरहानपुर में हो या बेंगलोर में, उसका राशन कार्ड उसके साथ चलता है और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को निःशुल्क अनाज मिलता है। अन्न का ऐसा महायज्ञ मानव इतिहास में कभी नहीं देखा गया और मुझे जीवन का सबसे बड़ा गर्व यह है कि उस महायज्ञ का समिति मध्य प्रदेश हमारे निगम में है और यह कार्यकर्ता भी उसका एक हिस्सा है। मुझे इस बात का बड़ा गर्व है। एक राष्ट्र एक कर, जीएसटी ने पूरे देश को एक बाजार बना दिया। एक राष्ट्र एक ग्रिड, एक मोबिलिटी कार्ड, और अब देश जिस ओर बढ़ रहा है एक राष्ट्र और एक चुनाव। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे औद्योगिक स्वावलंबन की नींव मुखर्जी जी ने चितरंजन और सिंदरी में रखी थी। आज उसका शिखर देखिए। भारत दुनिया का मोबाइल निर्माण केंद्र भी है और ब्रह्मोस का निर्यातक भी। रक्षा में, सेमीकंडक्टर में, अंतरिक्ष में तिरंगा नई ऊंचाइयों पर है साथियों। तिरंगा नई ऊंचाइयां छू रहा है। सीए मुखर्जी जी ने जिन सताए हुए शरणार्थी सिख, बौद्ध, जैन परिवारों के लिए मंत्री पद त्यागा था, मोदी सरकार ने नागरिक संशोधन अधिनियम लाकर उन्हीं परिवारों को सम्मान और नागरिकता का अधिकार दिया। पूरे भाइयों 70 वर्ष लगे पर 70 वर्ष का ऋण चुकाया गया तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुकाया गया। और हमारे मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में यह डबल इंजन की सरकार और वह उस वृक्ष की छांव गरीब के आंगन तक पहुंचा रही है। लाडली बहनों के खाते में सम्मान निधि राशि जा रही है। उज्ज्वला का धुआं मुक्त चूल्हा पहुंच रहा है। पीएम आवास की पक्की छत पहुंच रही है। घर घर तक नल से जल पहुंच रहा है और उपार्जन में किसानों के दाने दाने का दाम। यह सूची इतनी लंबी है भाइयों कि समय बहुत लग जाएगा अगर मैं बोलता जाऊं तो। इसलिए मैं कहता हूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बीज बोया, दीनदयाल जी ने उसे दर्शन दिया, अटल जी ने उसे सींचा और मोदी जी ने उस वृक्ष पर फल लगाए। और उस वृक्ष की जड़ें कौन है? जड़ें हैं आप सभी कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख, मंडल का पदाधिकारी। जड़ दिखती नहीं है साथियों, लेकिन वृक्ष जड़ से ही जीवित रहता है। वृक्ष जड़ से ही जीवित रहता है और वह जड़ आप सभी कार्यकर्ता हैं। साथियों, आज तक मैंने आपको अभी तक जो था वो हमारे मोगे जी भी इतिहास बता के गए। मैंने भी जो कुछ पहले हुआ, जो अपने वरिष्ठों से सुना और जो भी मुझे साहित्य में मिला, वो सब मैंने आपको बताया। अब मैं आपको कुछ अपने बारे में भी बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं यहाँ 400 किलोमीटर दूर से आया हूँ और मेरा सौभाग्य है कि इस पावन भूमि पर आने का और आप सबके दर्शन लाभ लेने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो साथियों, मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहूंगा। मैं अपनी आप बीती बताना चाहूंगा, क्योंकि मुखर्जी जी की सिद्धांत मैंने किताब में नहीं पढ़े। मैंने उनसे कुछ समझा, कुछ सीखा, उनसे कुछ प्रेरणा ली और उस पर चलने का जो प्रयास किया है मैं आपको वो बताना चाहूंगा। साथियों, मैं किसी बड़े राजघराने से नहीं हूं, ना किसी राजघराने से आता हूं। मेरे पीछे कोई ऐसा वंश भी नहीं है, ना विरासत है, ना कोई सिफारिशी मेरे लिए टेलीफोन आए। मैं भी आपकी तरह गांव गली की धूल में काम करने वाला एक साधारण सा कार्यकर्ता था। बैठकों में, दरियों पर भी बैठा हूं, यात्राओं में कई जगह मैंने स्वयं झंडे लगाए और झंडे उठाए भी हैं साथियों। और फिर ये एक भारतीय जनता पार्टी ही है, जहां 2019 में इस पार्टी ने और हमारे गुना अशोकनगर लोकसभा के देवतुल्य जनता जनार्दन वहां के कार्यकर्ताओं ने इस साधारण ऐसे कार्यकर्ता के साथ वह किया जो सोच भी नहीं सकता था मैं। जिस राजनीति में कहा जाता था कि बड़े बड़े महलों के सामने दियों की क्या बिसात, वह जनता ने दिए को कब सूरज बना दिया कोई समझ भी नहीं सका। और ये आशीर्वाद मुझे उन सब कार्यकर्ताओं का मिला। उस दिन मैंने जीकर सीखा
मुखर्जी जी की पहली सीख, इस विचार परिवार में कार्यकर्ता ही राजा है। इस विचार परिवार में कार्यकर्ता ही राजा है। वो जिसे चाहे राजा बना देता है और वो जिसे चाहे उसे जनसंघ के 3 सांसदों से लेकर आज तक इस पार्टी की पूंजी महल नहीं मेहनत रही है, और जो कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है तो आज ये पार्टी ना सिर्फ देश की बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। फिर समय ने दूसरी परीक्षा ली। 2024 में जो निर्णय लिया, मैं ये मानता हूं वह व्यक्तिगत रूप से मेरे हित में नहीं था। अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो मैं भी मनुष्य हूं, मुझे भी थोड़ा सा बुरा लगा था, थोड़ी पीड़ा हुई थी। उस रात मेरे सामने 2 रास्ते थे। एक रास्ता वह जो आजकल की राजनीति में फैशन बना हुआ है, रूठो, बगावत करो, कैमरे के सामने थोड़ा रो दो, दल बदल लो। और दूसरा रास्ता वह जो 1950 में एक व्यक्ति ने दिखाया था, जिसने सिद्धांतों के लिए कैबिनेट की कुर्सी फेंक दी थी और कभी शिकायत नहीं की थी। मैंने खुद से पूछा कि तू कौन सा कार्यकर्ता है, पद का या प्रण का? और मैंने सर झुकाकर अपनी पार्टी, अपने शीर्ष नेतृत्व का निर्णय स्वीकार किया। संगठन का काम पहले से दुगनी मेहनत के साथ किया, क्योंकि मैंने जीना सीखा। मुखर्जी जी की दूसरी सीख, कार्यकर्ता का धर्म पद मांगना नहीं, प्रण निभाना है। पद तो पड़ाव है, विचार ही यात्रा है। कार्यकर्ता का धर्म पद मांगना नहीं, प्रण निभाना है। पद तो पड़ाव है, विचार ही यात्रा है। और साथियों देखिए, संगठन की मां जैसी ममता, समय आने पर पार्टी ने फिर से इस साधारण से कार्यकर्ता को फिर से दायित्व दिया। और दायित्व भी कैसा, अन्य का दायित्व, वही काम जो हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 1943 के अकाल में किया, भूखे तक अन्न पहुंचाना, वही विभागीय परंपरा जिसकी नींव उन्होंने देश के पहले आपूर्ति मंत्री के रूप में रखी थी। आज जब मैं प्रदेश के उपार्जन केंद्रों पर जाता हूं, गोदामों का निरीक्षण करता हूं, राशन दुकानों में व्यवस्थाएं देखता हूं, तो मेरे लिए वह फाइलों का काम नहीं, वह बोरी में अन्न मुझे गरीब माँ का चूल्हा दिखाता है, हर तुलाई में किसान के पसीने का मोल दिखता है। और तब मैंने जीकर सीखा, तीसरी बात, सत्ता सेवा का साधन है। देवी अहिल्याबाई ने यही किया, मुखर्जी जी ने यही किया, मोदी जी यही कर रहे हैं, और भाइयों हम सबको भी यही करना है। तो साथियों, मैं आपको कोई पाठ नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तो बस गवाही दे रहा हूं। इस पार्टी में मुखर्जी जी के सिद्धांतों को आज भी जो जीवित हैं, क्योंकि मैंने उन पर जीवन में घटते देखा है, मैं उनका प्रमाण हूं। और आप में से हर कार्यकर्ता भी उन चीजों का प्रमाण बन सकता है। और जब भी कभी थकान लगे तो याद कीजिए अटल जी की कविताएं, हमें यही ललकारती है बाधाएं, हिमालय से खड़ी हो तो भी रुकना नहीं, झुकना नहीं, नया गीत गाते हुए कदम से कदम मिला कर बढ़ते जाना है। कबीर राष्ट्र दिनकर गजधर सिखा गए कि क्षमा तभी शोभा देती है जब भुजाओं में शक्ति हो, और सिंहासन तभी तक रहता है जब तक जनता का आशीर्वाद है। और शिव मंगल सिंह सुमन का जीवन सूत्र तो हर कार्यकर्ता की सांस में बसना चाहिए, राही का काम है चलना, बस चलते रहना। साथियों, अंत में बस एक चित्र अपने आंखों के सामने लाइए। श्रीनगर की जेल की वह छोटी सी कोठरी,
जून 1953 की वह रात एक 51 वर्ष का पुरुष जिनके पास सब कुछ था, विद्या ऐसी कि 33 वर्ष में कुलपति बने, प्रतिष्ठा ऐसी कि विरोधी भी उन्हें अपने मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया, मंत्री बनाया, सब कुछ था उनके पास। विद्या ऐसी थी, पद ऐसा था, वैभव ऐसा था कि पीढ़ियों दर पीढ़ियां बैठ के भी खा सकते थे। वह सलाखों पे के पीछे अंतिम सांस ले रहे थे। कोई कैमरा नहीं था, कोई भीड़ नहीं थी, कोई मंच नहीं था, ना उनका परिवार उनके पास था, ना उनकी माँ उनके पास थी। उनके सामने अपने के लिए कुछ मांगना अगर उनको था तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ना उन्होंने कोई पद मांगा, ना एक पैसा मांगा, ना कोई पद्मश्री पुरस्कार मांगा। और हमारे लिए वह क्या छोड़ के गए? एक अखंड भारत का सपना, और उस सपने के लिए लड़ने के लिए एक भारतीय जनता पार्टी जैसा संगठन, जिसकी सबसे नई कड़ी आज इस पंडाल में बैठी है। भाइयों, आज 73 वर्ष बाद मऊ की इस धरती पर बलिदान हम सबसे, मुझसे और आपसे केवल एक प्रश्न पूछ रहा है। अगर हम ये सोचें कि उस काल कोठरी का दृश्य हमारे समक्ष है और उन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया, तो वो अगर आपसे एक प्रश्न पूछें कि मैंने अपने प्राण दिए, क्या तुम अपना परिश्रम दे सकते हो, तो आपका जवाब क्या होगा? उन्होंने अपना बलिदान दिया और वह आपसे पूछे क्या आप इस पार्टी के लिए, इस विचारधारा के लिए परिश्रम दे सकते हो? जोर से बोले, दे सकते हैं ना? क्योंकि भाइयों, हमारे कई राष्ट्र पुरुष, कई हमारे पार्टी के ऐसे वरिष्ठ लोग जिन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया, आज हम जिस भारत में जी रहे हैं, जो सुख सुविधाएं हमें उपलब्ध हो रही हैं, जो पहचान हमें पार्टी ने दी है, जो सम्मान हमें मिल रहा है, वह उनके बलिदानों के कारण है। आज वह हमसे सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए क्या आप परिश्रम देने के लिए तैयार हैं? तो फिर आज इस सम्मेलन में हम खाली हाथ नहीं जाएंगे, 3 संकल्प लेकर जाएंगे। मेरे साथ आप सभी दोहराएंगे। मेरा बूथ, हर घर संपर्क, हर घर लाभार्थी से संवाद, हर घर संपर्क। और भाइयों, एक और संकल्प मुझे चाहिए। विकसित भारत 2047 की नींव की एक ईंट मैं स्वयं भी बनूंगा। तो बोलिए, विकसित भारत 2047 की एक ईंट मैं भी बनूंगा। भाइयों, मैं चाहूंगा कि अंत में सभी लोग पूरी ताकत के साथ उस महापुरुष को याद करें, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।